Hi, Chams. Welcome back. So this is another question from AIPMT 2010 from the topic halogen, from the topic alcohols, phenols and ethers. So question क्या है? Given our cyclohexanol, यहाँ पे hexanol है ये, and acetic acid, 2,4,6 trinitrophenol and phenol. ये चारों जो compounds हैं उनको label किया गया है as 1, 2, 3 and 4. In these, the order of decreasing acidic character will be. Acidic character बताने के लिए the best option is आप लोग क्या कर सकते हो कि acidic character predict करने के लिए जो भी आपको corresponding compounds दिए हैं उनके आप जो conjugate bases है वो draw करके देख लो. Like first one है cyclohexanol, उसके लिए यहाँ पे actual में जो cyclohexanol है उसमें होता है OH group. वो जब H plus lose करेगा तभी it will act as an acid. So ये उसका conjugate base हुआ. फिर second वाला जो है acidic acid का conjugate base CH3CO negative होगा, right? थर्ड स्ट्रक्चर किसका है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के केस में दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस एंड फोर्थ इज फिनॉल फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो रहा यहाँ पर फोर्थ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. सो ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए ये सभी 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर्स के कॉन्जुगेट बेसेस ड्रॉ किए. अब एसिडिक कैरेक्टर जो है किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा वो डिपेंड करता है उसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे. H प्लस निकलना ये एसिड का काम है, राइट? H प्लस लूज करना, H प्लस देना ये एसिड का काम है. H प्लस निकल जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल होगा वो डिसाइड करेगा कि H प्लस जल्दी से निकलेगा या नहीं निकलेगा. तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा जो जितनी जल्दी H प्लस देता है, यानी जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है. जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतने H प्लस निकलने के एसिड में से चांसेस ज्यादा, यानी उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा. और इस तरीके से हम एसिडिक कैरेक्टर प्रेडिक्ट करते हैं. अब आपके सामने चारों स्ट्रक्चर्स है, चलो ढूंढते हैं इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहां पे दिखाई दे रहा है. अगर आप यहां पे देखते हो स्ट्रक्चर 1 में, स्ट्रक्चर नंबर 1 में कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज जो है उसके आसपास कोई हमें कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा, यानी कोई रेजोनेंस हो नहीं सकता यहाँ पे. सो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, बट क्या आपके सेकंड स्ट्रक्चर में ये जो O नेगेटिव है डीलोकलाइज हो सकता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज जा सकता है डीलोकलाइज होके, यानी यहाँ पे रेजोनेंस है. इस केस में भी देखो O नेगेटिव है और बेंजीन से कनेक्टेड है, प्लस उस बेंजीन के ऊपर आपको NO2 ग्रुप्स, ये जो NO2 है ये बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या कर लेंगे, ये बहुत जल्दी से इस O के नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर खींच लेंगे, यानी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होकर स्टेबलाइज हो जाएगा फिर से. और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी O नेगेटिव जो है वो बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है. ओके, सो एज पर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना अच्छा रेजोनेंस उतना स्टेबिलिटी ज्यादा. सो इसमें तो कोई रेजोनेंस है नहीं, तो 1 जो है वो लीस्ट स्टेबल होना चाहिए. सो इसीलिए हमारा जो 1 है वो लीस्ट स्टेबल कहां पे कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में नहीं है, बट ऑप्शन ए सी और डी में जो 1 है वो लीस्ट स्टेबल दिखाया है. सो ए और सी और डी में से कुछ करेक्ट आंसर होगा, बी तो हट गया. अब देखते हैं अगर आप थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखते हो, थर्ड स्ट्रक्चर में O का नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज हो रहा है वो बहुत बेंजीन के ऊपर हो रहा है, प्लस तीन बहुत तगड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स NO2 ग्रुप्स वहां पे लगाए हैं, इसीलिए वहां पे O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. और इसीलिए जो थर्ड वाला है दैट शुड बी मोस्ट स्टेबल. और अगर थर्ड वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर थर्ड का सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन ए और डी में दिखाई दे रहा है, बट ऑप्शन सी में वो नहीं है. सो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो चुका है. अब हमें डिसाइड करना है ए और डी में से कौन सा करेक्ट है, तो सेकंड और फोर्थ में से हमको प्रेडिक्ट करना होगा एसिडिक कैरेक्टर. सेकंड और फोर्थ में देख लेना कैसे कंपेयर करेंगे. सी यहाँ पे O का जो नेगेटिव है वो किसके ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है? फोर्थ वाले में. वो जो O नेगेटिव है ये डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन यानी सारे कार्बन के ऊपर. सो O का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर किसके ऊपर जनरेट होने वाला है? कार्बन के ऊपर आने वाला नेगेटिव. अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा नेगेटिव कार्बन पे आएगा. यहाँ पे देखो सेकंड जो है एसिटिक एसिड में ये जो एसिटिक आयन बना है इसका O का जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होकर फिर से ऑक्सीजन पर ही पहुंचेगा. अब आप खुद बताओ, यहाँ पे नेगेटिव डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पे आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव डीलोकलाइज होकर कार्बन पे जनरेट हो रहा है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है? यस, क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या ये जल्दी से इस नेगेटिव को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा. प्लस ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, ये अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है और इसीलिए रेजोनेंस जो है वो सेकंड स्ट्रक्चर में फोर्थ स्ट्रक्चर से ज्यादा होना चाहिए. और इसीलिए सेकंड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या जो कॉन्जुगेट बेस है वो फोर्थ से ज्यादा स्टेबल भी होगा और इसीलिए सेकंड स्ट्रक्चर का एसिडिक कैरेक्टर फोर्थ से बहुत ज्यादा होगा. एंड इसीलिए जो फाइनल ऑर्डर है वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर.